सभी दोस्तों का यूनिट वाइज PYQ सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसका विकास का PYQ सॉल्व करेंगे। 2018 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को आज की क्लास में मैं सॉल्व कराऊँगी। तो हमेशा की तरह आप लोग धैर्यपूर्वक क्लास में बने रहना, सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है ना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने यूनिट 1 का पूरा डिटेल क्लास नहीं पढ़ा है, ठीक है, थ्योरी क्लास अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो PYQ को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छे से तो यहाँ से आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना, सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, हम 2018 से जो है स्टार्ट कर रही हूँ प्रश्नों को, ठीक है। देखेंगे पहला प्रश्न हमारा, बाह्य प्रश्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने हैं। बाह्य प्रश्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने हैं, तो 2 माने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, 2। कौन कौन से होते हैं, तो घोष और दूसरा है, ये पहला हो गया, और दूसरा है अघोष, ठीक है, 2 होते हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित कीजिए, एक तरफ भाषा दी गई है और एक तरफ रचना, ठीक है। कौन सी रचना किस भाषा में है ये हमें बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रबंध चिंतामणि जो है अवहट भाषा में है। ब्रज भाषा में जो है भंवर गीत हो जाएगा, और अवधि में हो जाएगा प्रिय प्रवास। हाँ, प्रिय प्रवास नहीं होगा अवधि में, 1 मिनट रुक जाइए। अवहट जो होगा प्रबंध चिंतामणि में होगा, है ना। और ब्रज भाषा भंवर गीत, अवधि हो जाएगा मधुमालती, और खड़ी बोली में जो होगा प्रिय प्रवास, है ना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 5, 2, 3, 1, 5, 2 सही जवाब होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। खड़ी बोली का होगा यहाँ पे बिजनौर, ठीक है। ब्रज भाषा का हो जाएगा आगरा। बांगरू का हो जाएगा करनाल, और अवधि सुल्तानपुर। राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 5, 2। 4, 3, 5, 2 सही जवाब है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है। यह कथन किस विद्वान का है, तो रामविलास शर्मा का है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, रामविलास शर्मा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। इनमें से कौन सी बोली जो है बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है, तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, बाकी भोजपुरी, मैथिली, मगही ये तीनों आती है, ठीक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है ये बताना है हमें। चलिए देखते हैं, पश्चिमी पहाड़ी जो है शिमला में, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल हो जाएगा, भोजपुरी का होगा यहाँ पे गाजीपुर, और मगही पटना। राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन सी 3, 1, 4, 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी पर सामाजिक बोला मैंने शायद, है ना। सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है, तो 351 अनुच्छेद में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है। यहाँ से जो है बोली से एक प्रश्न निश्चित रूप से आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा मंडियाली, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। इनमें से कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में है, तो नेपाली है, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली है, ठीक है, पुर्तगाली, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उसके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित भाषाओं को जो इसके विकास के
क्रम में जो है यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। ठीक है, पहले आएगा पहली प्राकृत, उसके बाद आएगा सौरसेनी, उसके बाद आएगा पूर्वी हिंदी, फिर तीसरा आएगा वर्तमान हिंदी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तारीख, तारीख जो है अरबी, ठीक है, अरबी भाषा का मूल शब्द माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे आगे आप लोग देखते रहिए कि क्वेश्चन का लेवल जो है किस तरीके से पूछा गया है, किस तरीके से जो है आगे अभी हम जब 2023 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ना, वहाँ पे आप देखना कि किस तरीके से जो यहाँ से प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? इनमें से जो है कौन सा शब्द जो है यौगिक है, रूढ़ नहीं है, ये बताना है। तो जलद, ठीक है, ऑप्शन ए जलद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? कौन है? निम्नलिखित में तालव्य वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन डी सही जवाब होगा 1, 4, च और ज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो अरबी भाषा। ठीक है, अरबी भाषा जो है आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तुर्की, तुर्की। इसके पहले प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, ये प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे इसके आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? क्वेश्चन को घुमाया गया है। ठीक है, तो इसके पहले जो था अरबी, ठीक है, यानी आप लोग ध्यान रखना आर्य भाषाओं के अंतर्गत जो है अरबी भी नहीं आती, शामिल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे तुर्की, ठीक है ना, ऑप्शन सी तुर्की भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित भाषाओं को जो है उसके विकास के क्रम में व्यवस्थित करना है। इससे संबंधित प्रश्न हमने पहले भी सॉल्व कर लिया है ना। तो सबसे पहले जो है आएगा प्राचीन संस्कृत, उसके बाद आएगा तीसरा लौकिक संस्कृत, है ना, प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद दूसरा आएगा सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी। ठीक, तो राइट आंसर हमारा 1, 3, 2, 4 होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1, 3, 2, 4। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं, राजस्थानी का होगा यहाँ पे मालवी, पश्चिमी हिंदी का हो जाएगा कन्नौजी, पूर्वी हिंदी का हो जाएगा छत्तीसगढ़ी और बिहारी हिंदी का हो जाएगा भोजपुरी। राइट आंसर 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। अब इनमें से जो है बताना है कौन कौन से सुझाव जो है दिए गए हैं राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। ठीक है, 1, 2, 4 ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 है हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। ठीक है, ये जो है हमारा सही जवाब है। उसके बाद होगा दूसरा, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा हमारा सही होगा, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, वन लाइनर भी पूछा जा सकता है यहाँ से, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा शब्द जो है फारसी है, तो दाग हो जाएगा। ऑप्शन ए दाग। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। इनमें से जो है कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, केवल 1 और 2, यानी कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और दूसरा शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। ठीक है, ये दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं। देखिए ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा अलग है। ठीक है, इससे पहले हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा पीला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये हम बोली से संबंधित जो है निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये हम जो है ये क्वेश्चन तीसरी या चौथी बार हम लोग इसको रिपीटेड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो चलिए इसको हम मिलान कर लेते हैं, देखते हैं। पश्चिमी हिंदी का हो जाएगा बुंदेली, पश्चिमी हिंदी का हो जाएगा बुंदेली, और पूर्वी हिंदी का हो जाएगा बघेली, बिहारी हिंदी का हो जाएगा मगही, और राजस्थानी का मेवाती। 2 3 4 1, 2 3 4 1 राइट आंसर होगा दूसरा। ठीक है, यानी बी, 2 3 4 1 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, 2021 में भी फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न आया। देखिए तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं, तीसरी बार। तो अरबी, ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, अरबी भाषा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा। आप सभी को बताना है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 बिल्कुल क्रम में है ये। ठीक है, सौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी बिल्कुल क्रम में ही है। तो 1 2 3 4 हो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो राजभाषा ये 100% यहाँ से जितने भी प्रश्न यहाँ सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, यहाँ से 100% 102% यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। रिपीटेड प्रश्न आएगा ही आएगा, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए, राजभाषा आयोग 1955, राष्ट्रपति आदेश 1960। ठीक है, राष्ट्रपति आदेश, आदेश में लास्ट में स का साउंड आ रहा है और 60 में भी 100 का साउंड है, तो इससे इसको कनेक्ट करे रहिएगा। ठीक है, याद रहेगा, 2 भी इसमें से याद रहेगा आपको। अगर याद नहीं होता है तो ऐसे कनेक्ट करके 2 3 भी याद रखेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 63, और राजभाषा नियम, अधिनियम और नियम में कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान रखेंगे। राजभाषा नियम 1976 और राजभाषा अधिनियम 63। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 ऑप्शन ए, 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। आप सभी को बताना इनमें से कौन सा जो है तद्भव शब्द नहीं है। तो कवि, कवि जो है तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखते हैं, ओष्ठ जो है प होगा, दंत त हो जाएगा, और कंठ का जो है ग हो जाएगा, है ना, और तालव्य का हो जाएगा च। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा
2 3 4 1, ऑप्शन बी 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो किसान नहीं है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? इब्रानी, अरबी, हब्सी, फारसी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो फारसी, ठीक है, फारसी जो है शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वही प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। इससे प्रश्न अभी हमने सॉल्व किया। एक आध ऑप्शन जो है इसमें पिछले वाले प्रश्न में संकल्प नहीं दिया था, इसका नहीं पूछा गया था, और सुझाव समिति नहीं पूछा गया था, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति का आदेश और अधिनियम दोनों था, ठीक है। तो प्रश्न वही है, थोड़ा सा ऑप्शन अलग है। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति का आदेश जो है 1955 होगा, और संसद की राजभाषा समिति का सुझाव जो है कब दिया गया था? तो 1959 में, और राजभाषा अधिनियम 63, और संकल्प हो जाएगा 1968, ठीक है। राइट आंसर 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन डी सही जवाब है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, आप सभी को बताना है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। अब जो है हम सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? मैं बस पानी पी लूँ, आप लोग क्वेश्चन देखिए। चलिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है, तो अक्षर हो जाएगा, ठीक है, अक्षर। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ये 5वीं बार क्वेश्चन रिपीट है। तो अरबी, फिर इसमें ऑप्शन भी सेम है, अरबी, ठीक है। 2022 फर्स्ट शिफ्ट में भी ये प्रश्न आया है, ठीक है। देखें ना, 5 बार जो है प्रश्न को रिपीट किया गया है। अब देखेंगे, अब देखिए, ये 2022 फर्स्ट शिफ्ट में आया, और वही प्रश्न 2022 द्वितीय पाली में भी आया है, ठीक है, यानी सेकेंड शिफ्ट में। आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो आप सभी को पता है तुर्की हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेम टू सेम प्रश्न। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, तो राय जो है तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी। बाकी आज्ञा है तत्सम, सर्व है, और स्वामी भी है, ठीक है। ये नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ना। राइट आंसर क्या होगा? भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? ये थोड़ा नया प्रश्न अभी से मैंने देखा, कब पूछा गया है ये देखेंगे, तो मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट में। अब हम 23 के प्रश्नों को सॉल्व करें, अब देखना यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा खलीक बारी, ठीक, खलीक बारी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपको सिर्फ 1955 ही नहीं याद करना है, ठीक है। एनटीए भी बहुत चालाक है, देखो यहाँ पे 7 जून 1955 होगा, ठीक है, यानी आपको 7 जून भी याद रखना है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बघेली बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का? अर्धमागधी, ठीक है, अर्धमागधी, आधा मगध। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो झ होगा, च छ ज झ होता है ना,
स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2, 3, 5, यानी उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है ना। और राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति के मुख विवर से निकलती है। फिर हो जाएगा पांचवा, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, तो आयोग की तरफ से यही जो है राइट आंसर माना गया है। 2023 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है ये। ठीक है, मार्च 2023। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। घबराना नहीं है, 10-15 प्रश्न और होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। अभी तक मैं आप लोगों को बताना भूल गई, अभी तक जो है मैंने यूनिट 5, ठीक है, यूनिट 5 to 10 से जो है PYQ मैंने सॉल्व करा दिया है। ओके, तो जिस किसी ने भी स्टूडेंट ने ये सभी यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना। ठीक है, और इतने कम टाइम में आप लोगों को PYQ प्रैक्टिस से मॉक टेस्ट ही लगाना है। ठीक है ना, जो छोटी छोटी विधाएँ जो हैं जो लगी हुई हैं, अन्य गद्य विधाएँ हो गई, उनमें कई छोटे छोटे विधाएँ हैं, रेखा जी संस्मरण, आत्मकथाएँ, और कहानी में भी बहुत सारी कहानी छोटी छोटी हैं, तो उन कहानियों को अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। बाकी जो बड़े बड़े हैं उनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपके पास दृष्टि की बुक है तो दृष्टि की बुक से जो है यूनिट 5 से यूनिट 10 तक अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। उसमें जो है परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से दिया गया है ना, शॉर्ट नोट्स उसको आप कह सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य कौन कौन से हैं, तो 2, 3, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 5। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिक क्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद तीसरा सही होगा, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषम में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। उसके बाद पांचवा सही होगा, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2, 3, 5 ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। तत्पुरुष समास इनमें से कौन सा होगा? तत्पुरुष समास शिवालय हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा लव और कुश, और अव्ययीभाव समास हो जाएगा यथामति, और बहुब्रीहि समास हो जाएगा चक्रपाणी। राइट आंसर 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 5, 1 बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा दूसरा। ठीक है, सबसे पहले दूसरा आएगा महादेव गोविंद रानड़े के सुझाव। उसके बाद चौथा आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, इसको पहला लिख सकते हैं, इसको चौथा लिख दीजिए। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। ठीक है, उसके बाद तीसरा आएगा, ठीक है, काका कलेरकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। ठीक है, यहाँ तीसरा लिखा हुआ है। उसके बाद आएगा हमारा पांचवा, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। फिर लास्ट में हमारा एक आएगा, ठीक है, राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखते हैं, कथन वाले प्रश्न हैं, डायरेक्ट हम कथन पढ़ेंगे फिर उसका कारण देखेंगे। ठीक है, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कारण, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। ठीक है, किसी भाषा की मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ये पढ़ने से ही आपको, अगर पढ़ा होगा आपने, तो ज़रा भी आपने पढ़ा होगा भाषा तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, है ना।
कि आर जो है बिल्कुल सही है, लेकिन ए सही नहीं है। तो ऑप्शन डी, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे भी जो है कथन वाले प्रश्न हैं, देखेंगे। पहला कथन, बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलाटी है। ठीक है, खलताही है, खलताही होगा। ठीक है, और कथन 2 दिए गए हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। ठीक है, आगे देखेंगे। देवनागरी लिपि का विकास क्रम। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अनुनासिक कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5। आगे बढ़ते हैं। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। ठीक है, 1957 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। बुंदेली बोली की उपबोली कौन सी है? थोड़ा मैं स्लो इसलिए नहीं पढ़ाई ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया होगा, सॉल्व नहीं किया होगा। ठीक है ना, ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे मैं जो है करा रही हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन याद हो जाए। तो इसको मैं ज़्यादा जो है स्लो नहीं पढ़ा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैम कितना फास्ट कर रही हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट सॉल्व करा रही हूँ, है ना। बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी हैं? तो देखिए, बुंदेली की उपबोली जो है इसमें से हो जाएगा भरौदी, बनाफरी और खटोला। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। उपबोलियों से संबंधित जो है प्रश्न आएगा ही आएगा। किस बोली की कौन सी उपबोली है ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, 2, 3, 4। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। तीसरा है नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा, और गुजरात के नगर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। ठीक है, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। अवधी और ब्रज भाषा। ठीक है, अवधी और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन 1, अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है, तो ये तो राइट है ना। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन, तो अवधी में ए औ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर ए और औ के रूप में उच्चरित होते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, राइट आंसर है ये दूसरा भी। उसके बाद देखेंगे तीसरा, ध्वनि के स्तर पर अवधी आकारांत है जबकि ब्रज उकारांत। नहीं, उल्टा दे दिया गया है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। पांचवा देखेंगे, अवधी में पुल्लिंग संज्ञा पदों में व परसक जोड़ने की प्रवृत्ति मिलती है जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता, तो ये राइट आंसर है, पांचवा सही है। ठीक है, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 5। 1, 2, 5 सही जवाब होगा, ऑप्शन डी 1, 2, 5। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना साथ देने के लिए मेरा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तालव्य का हो जाएगा च छ ज झ, है ना, इचो ईसानाम तालु, तो च छ ज झ हो जाएगा। और मूर्धन्य का हो जाएगा ट ठ ड ढ, है ना, मूर्धन्य का हो जाएगा ट ठ ड ढ। और कंठ का हो जाएगा क ख ग घ,
और वर्त से का हो जाएगा ला सा ना। ठीक है, तो सही जवाब होगा 3 1 2 4, ऑप्शन डी 3 1 2 4। आगे देखिए, कथन वाले प्रश्न है। कथन 1 को पढ़ते हैं। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। कथन 2 है। किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, संस्कृति एवं राजनैतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब जो है यहाँ से हम प्रश्न जो सॉल्व करेंगे वो है 11 दिसंबर। ठीक है, 2023 11 दिसंबर जो एक ही शिफ्ट में प्रश्न हुए थे, तो 3 ही प्रश्न आए थे। ठीक है ना, 3 ही प्रश्न आए थे। 11 दिसंबर को जो पेपर हुआ था वहाँ से 3 प्रश्न आए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में प्रयुक्त कथन कौन कौन से हैं? ठीक है, या तथ्य कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ADE। ठीक है, ए अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है डी सही होगा। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। उसके बाद हमारा सही होगा ई। भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 ईस्वी को अनुच्छेद 343A के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। बिल्कुल सही, तो राइट आंसर BDE होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सौर सेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। इनमें से जो है सौर सेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा कौन सी नहीं है ये बताना है। पूर्वी हिंदी नहीं है। ठीक है, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली है। ठीक है, पूर्वी हिंदी। ठीक है ना, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ से भी जो है बोली से प्रश्न आया है ना, 2023 यानी दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था। ठीक है, तो यहाँ से जो है बोलियों से प्रश्न आना निश्चित है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, कौन सी बोली की उपभाषाएं कौन सी हैं, उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, कितनी उपभाषाएं होती हैं, सब कुछ आप याद कर लेना। चलिए देखते हैं। मारवाड़ी का हो जाएगा यहाँ पे अजमेर। ठीक है, और हड़ौती का हो जाएगा कोटा, यानी कोटा में हड़ौती बोली जाती है क्षेत्र। ठीक है, यानी कोटा क्षेत्र में जो है हड़ौती बोली जाती है। और दुधाड़ी जो है जयपुर में होगा, है ना। दुधाड़ी बोली जो है जयपुर के क्षेत्र में बोली जाती है और मेवाती जो है अलवर में। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। देख लेते हैं ऑप्शन ए, है ना, 2 1 4 3 राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप सभी को जो है थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिल्कुल पढ़ाई जो है कराई जाती है, तैयारी कराई जाती है UGC नेट की, TGT PGT की, है ना, या अन्य भी जो भी परीक्षाएं हैं हिंदी से संबंधित उन सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी जो है मैं करवाती हूँ। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में शामिल होने के लिए, क्लास को देखने के लिए। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, पेपर बहुत नज़दीक है, एक एक मिनट आप लोगों का बहुत कीमती है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में जो है हम यूनिट 2 का PYQ सॉल्व करेंगे। ओके।